तो कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो कैपिटल गेन के अंदर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने जो कैपिटल गेन का जनरल प्रोविजन होता है उसको देखा था कि जिस ईयर में हमारा कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है उस ईयर में उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर की वजह से कोई इनकम हो रही है तो हमारा कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है जी सर। उसके बाद हमने देखा था कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। देन ट्रांसफर की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो कैपिटल एसेट है हमारे, उनके कितने टाइप होते हैं। जो हमारा कैपिटल एसेट है उनके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा कोई भी कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर ये क्या चीज़ है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये क्या चीज़ होता है सर? अगर मैं कोई भी एसेट को, कैपिटल एसेट को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करता हूँ तो वो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। और अगर मैं कोई भी कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है इन अ जनरल लैंग्वेज। लेकिन इनकम टैक्स में बोलते हैं, इनकम टैक्स में बोलते हैं कि अगर अगर आपने एसेट कोई भी एसेट अप टू 3 इयर्स, कितने? अप टू 3 इयर्स तक होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। और अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो वो हमारा बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है। तो इसमें सब, कोई भी एसेट हमारा लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है उसके लिए हम एक चीज निकालते हैं इसमें कैपिटल गेन के अंदर, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कि असेसी ने कोई भी कैपिटल एसेट कितने टाइम तक होल्ड करके रखा। ठीक है, निकालते कैसे सर? निकालते कैसे सर? मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर ए परचेज अ फ्लैट ऑन 1 अप्रैल 2016 and sold it in sold it on 1 जनवरी 2024। ठीक है, मिस्टर ए ने एक फ्लैट परचेज किया आपका। मिस्टर ए ने एक फ्लैट परचेज किया, कब परचेज किया सर? 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, और सोल्ड कब कर रहे हैं? 1/1/24 को। तो इनकम टैक्स बोलता है हमारा कि जितने टाइम उसने एसेट को होल्ड करके रखा वो हमारा क्या बन जाएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग। जिस दिन हमारा सेल हुआ या ट्रांसफर हुआ उस दिन को छोड़ के, जिस दिन हमारा सेल हुआ या ट्रांसफर हुआ उस दिन को छोड़ के, तो इस केस में हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या निकलेगा? 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 दिसंबर 2023। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग निकल गया हमारा। हाँ सर, अब हमें देखना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कितने साल हो रहे हैं, कितने साल हो रहे हैं। अगर 3 साल हो रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें वो हमारा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और अप टू 3 इयर्स तक है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि इस केस में, जैसे कि इस केस में कितना हो गया आपका? 17, 18, 19, 20, ये आपका मोर देन 3 इयर्स है आपका, मोर देन 3 इयर्स है। तो क्या बन जाएगा आपका सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए पढ़ते हैं।
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससी, हेल्ड बाय एसएससी। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें इसमें क्या निकालनी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने टाइम के लिए वो एसेट एसएससी ने होल्ड करके रखा, उसी के बेसिस पे हमारा कैपिटल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वह डिसाइड होगा। अगर हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग ही गलत कैलकुलेट करी तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। क्यों आएगा वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। A capital asset held by assessee for more than 36 months, 36 months immediately preceding the date of immediately preceding the date of its transfer is a long term capital asset। जिस दिन हम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन को छोड़ के, अगर मान लीजिए मैंने कोई एसेट सोल्ड कर दी तो जिस दिन मैंने सोल्ड करी वो वाला डे हम छोड़ देंगे, उससे एक दिन पहले तक का लेंगे। ठीक है, जैसे इस केस में 1 जनवरी 2024 को इसने सोल्ड करी तो एक दिन पहले 31 दिसंबर 2023 तक का हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर किया है। ठीक है, ठीक है सर। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय अ असेसी फॉर अप टू 36 मंथ, मतलब 3 साल तक अगर होल्ड करके रखा हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उससे एक दिन पहले तक, अगर वो आपका 3 साल तक है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। ओके, ओके सर, तो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाउएवर देयर आर सर्टेन एसेट, there are certain asset whose period of holding will be 12 months and 24 months instead of 36 months। लेकिन 36 तो हमारा जनरल एसेट्स के लिए है, कुछ स्पेसिफिक केसेस दे रखे हैं जहां पे जो हमारा 3 साल है, 3 साल है, कुछ एसेट्स में वो 12 मंथ भी है और 24 मंथ भी है, मतलब 1 साल भी है कुछ एसेट के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर 1 साल से ज़्यादा होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। कुछ एसेट्स के केस में 2 साल भी है, अगर वो 2 साल से एक्सीड कर जाता है तो हमारा लॉन्ग टर्म बन जाएगा, अगर 2 साल तक है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा। तो कौन कौन से एसेट हैं देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कब होगा और लॉन्ग टर्म कब होगा? पीओएच का क्या मतलब है सर? पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीओएच का क्या मतलब है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो कैपिटल एसेट अगर ये है तो उन केसेस में हमारे 12 मंथ होंगे, 12 मंथ देखेंगे। कैपिटल एसेट अगर ये है तो हम 24 मंथ देखेंगे, और कैपिटल एसेट अगर ये वाले हैं तो हम 36 मंथ देके चलेंगे। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से एसेट हैं और क्या होते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं हमारे लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट। लिस्टेड सिक्योरिटी, लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन से होती हैं सर? जो स्टॉक मार्केट पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं सर, उनके शेयर या डिबेंचर बॉन्ड जो भी हैं। अगर ठीक है, सिक्योरिटीज में आपके सब आ जाएंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। ठीक है, अगर वो लिस्टेड हैं, क्या क्या आ जाएंगे इसमें? इसमें आ जाएंगे सर शेयर आ जाएंगे आपके, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, अगर वो लिस्टेड है, लिस्टेड है, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है तो। ठीक है, ठीक है सर। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है तो उस केस में हम 12 महीने देखेंगे कि अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा, और अगर 12 महीने तक है, 12 महीने तक है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन। तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसको समझने से पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। आपने सुना है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? हाँ सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। म्यूचुअल फंड जैसे कि हम लोग, मान लीजिए मुझे कोई शेयर परचेज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाऊंगा, ठीक है, और उससे मैं किसी भी कंपनी के शेयर परचेज या सेल कर सकता हूँ जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। हमारे कितने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में सर? 2, बीएसई और एनएसई। तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ शेयर में, हाँ,
ठीक है सर। अब मान लीजिए मेरे पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा शेयर नहीं खरीदना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। या फिर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं एक बार में पैसा इन्वेस्ट करूं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है और ये फिर फर्दर शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या फिर दूसरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो सर इसको क्या फ़ायदा है और इनको क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर मैं इंडिविजुअली इन्वेस्ट करूंगा तो या तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, ठीक है, वो मेरी इनकम बनेगी, या डिविडेंड देगा वो इनकम बनेगी। अब जब म्यूचुअल फंड के पास पैसा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपना यूनिट दे देता है कि तुम रखो, 1 यूनिट का प्राइस रहता है, यूनिट दे देता है। फिर जब इस शेयर का प्राइस बढ़ता है, जब इस शेयर का प्राइस बढ़ता है या डिविडेंड देता है, तो फर्दर म्यूचुअल फंड भी आपको डिविडेंड देता है। अदरवाइज इसका जो यूनिट का प्राइस है ये भी बढ़ जाता है शेयर के बेसिस पे, तो आप इसको सेल कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें 500 रुपये से भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर महीने, 500 भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल फंड होता है, एक्सपर्ट लोग देखते हैं इसको, जिनको स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, देखते हैं किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, तो पूरा एक्सपर्टाइज होता है। और पर्सन के पास टाइम नहीं है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत तरह के होते हैं। एक होता है उसमें से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है मिक्स वाला, इसमें कुछ इक्विटी में भी होता है कुछ डेट में भी होता है। एक होता है आपका डेट ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जो म्यूचुअल फंड है वो मैक्सिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट करती है वो इक्विटी शेयर ऑफ कंपनीज में करती है। मिक्स में आपका कुछ डिबेंचर पार्ट भी होता है, ठीक है, डेट पार्ट भी होता है, जैसे बॉन्ड डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, कुछ इक्विटी का शेयर होता है, इस टाइप का होता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर में किया होता है। डेट में ज़्यादा अमाउंट डिबेंचर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है और इक्विटी में कम करता है दूसरी कंपनी के, ठीक है। तो मोटा मोटी समझ में आया इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है। हाँ सर, अगर म्यूचुअल फंड ने अपना ज़्यादा अमाउंट किसी कंपनी के शेयर्स में, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर्स में या ऐसे म्यूचुअल फंड में किया है जो कि फर्दर फर्दर किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट, वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है, ठीक है। ठीक है सर, अब देख लेते हैं कितना परसेंटेज है सर। एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है बट देख लेते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, a fund set up under a scheme of mutual fund, and in case of where fund invested in the unit of another fund in which traded on a recognized stock exchange। दूसरे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता है ये, जो कि लिस्टेड है, ट्रेडेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, a minimum of 90% of total proceeds of such fund is invested in a unit of such other fund. Such other fund also invest minimum 90% of its total proceed in a equity share of domestic company listed on a recognized stock exchange। कहने का मतलब है जो हमारा म्यूचुअल फंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड वाला, पहला केस देख रहे हैं। अगर ये किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कितना, 90%, जितना इसके पास कलेक्शन हुआ, जितना भी इसके पास कलेक्शन हुआ उसमें से 90% इसमें करता है, जो कि ये फर्दर फर्दर
इसका जितना भी कलेक्शन हुआ इस म्यूचुअल फंड का, वो अपना 90%, इस म्यूचुअल फंड का जितना भी कलेक्शन हुआ वो 90% क्या करता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है ऑफ इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी ओरिएंटेड फंड बन जाएगा। पहला तो ये था। दूसरा है, इन केस ऑफ अदर केस, a minimum of 65% of total proceed of such fund is invested in a equity share of domestic company listed on a recognized stock exchange। और अगर ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, कितना, 65%, जितना इसके पास कलेक्शन हुआ, जितना लोगों से इसने कलेक्ट किया उसका 65% कहाँ पे, इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली करता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड बन जाएगा। बट शेयर किसके होने चाहिए सर, डोमेस्टिक कंपनी के। डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी के। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है डेफिनेशन, बट अपने को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ यूटीआई। यूटीआई क्या है सर, ये भी एक म्यूचुअल फंड ही होता है आपका, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा म्यूचुअल फंड ही होता है। तो अगर यूटीआई का कोई यूनिट है तो उसके लिए भी कितना टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखेंगे हम, 1 साल। अगर 1 साल तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा, और 1 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। ओके ओके सर। उसके बाद आता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनके ऊपर 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो सर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, लेकिन लेकिन जब ये इशू होता है, जब इसको इशू किया जाता है पब्लिक ऑफर के लिए, तो इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। जैसे 100 रुपये का है तो उसको 85 पे इशू कर दिया। 100 रुपये का अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसको 85 पे पब्लिक के लिए ऑफर किया। अब पर्सन 85 में खरीद लेगा, और जब रिडेम्पशन होगा, जब कंपनी उसको रिडीम करेगी, उस टाइम पे वो 100 रुपये देगी लोगों को, तो लोगों के लिए 15 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, वही 15 रुपये लोगों की इनकम बन जाएगी। ओके, तो अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है उसके लिए भी हम 1 साल देख के चलेंगे कि अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल तक है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 1 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएंगे इसमें, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट, यूनिट मतलब यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये एसेट्स हैं तो ये हमारे, इनके लिए हमें 1 साल देखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके ओके सर। सेकेंड है हमारा अनलिस्टेड शेयर्स। सेकेंड है हमारा अनलिस्टेड शेयर्स। जो शेयर्स हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जो शेयर हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, इक्विटी शेयर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर है, उस केस में हम कितना देखेंगे, 24 मंथ देखेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। ओके ओके सर। फिर लैंड और बिल्डिंग और बोथ। फिर लैंड हो या बिल्डिंग हो, या फिर दोनों ही हो, लैंड भी है बिल्डिंग भी है, तो उस केस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देख के चलेंगे 2 साल। कितना, 2 साल। अगर 2 साल तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 2 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा हमारा। ओके ओके सर। फिर फाइनली हमारी लास्ट कैटेगरी, जो इनमें कवर नहीं हो सारी इसमें आ जाएगी, फिर भी देख लेते हैं। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, मान लीजिए कोई डिबेंचर है, बॉन्ड है जो कि लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में लिस्टेड नहीं है तो उस केस में हम 3 साल देख के चलेंगे। उस केस में हम 3 साल देख के चलेंगे। अगर 3 साल तक है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा।
ओके। और अदर कैपिटल एसेट, और इसके अलावा जो भी कैपिटल एसेट है उनके लिए 3 साल वाला ही चलेगा, जनरल जो रूल है आपका। ओके। ओके सर। उसके बाद आता है एक मार्केट लिंक डिवेंचर एन यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड रेफर्ड अंडर सेक्शन 50 AA। अगर कोई डिवेंचर मार्केट लिंक डिवेंचर है या फिर कोई स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की यूनिट है, तो उनके केस में हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक नहीं करनी, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं होंगे। ठीक है सर। ये होते क्या है मार्केट लिंक डिबेंचर? इनका जो रिटर्न होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के बेसिस पे इसके रिटर्न डिसाइड होते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसके भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका भी रिटर्न नीचे जाएगा। एन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, तो जब हम सेक्शन 50 AA करेंगे तो उस टाइम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर ये है कोई मार्केट लिंक डिबेंचर है या फिर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, उसका यूनिट है, तो वो उन केसेस में वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं बनेगा वो, और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलेगा इसके ऊपर। ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल है। हाँ सर एग्जाम्पल है। तो अब मुझे बताइए, इसमें हमें निकालना है, मैंने लिस्ट ऑफ कैपिटल एसेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि किस में कौन सा वाला क्राइटेरिया आएगा, किस में 1 साल वाला आएगा, किस में 2 साल वाला आएगा, और किस में 3 साल वाला आएगा। ठीक है। तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। लिस्टेड इक्विटी शेयर, सर अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो 1 साल देखेंगे सर। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर अप टू 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा, और अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, इसमें भी सर सेम है, लिस्टेड सिक्योरिटी होगा तो वो हमारा, उसके लिए हमें 1 साल ही देखना है। तो लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर अगर है तो उस केस में भी हमें 1 साल ही देख के चलना है। फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तो सर अगर अनलिस्टेड शेयर है तो उन केसेस में हमें 2 साल देख के चलना है, तो 24 मंथ्स, चाहे इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो। ठीक है। ठीक है सर। फिर लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ, सर इस केस में भी लैंड और बिल्डिंग के केस में भी हम 2 साल देख के चलेंगे। अगर 2 साल तक पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म बन जाएगा, 2 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म बन जाएगा। ओके। ओके सर। फिर लिस्टेड डिवेंचर, लिस्टेड डिवेंचर, अगर डिवेंचर लिस्टेड है तो सर लिस्टेड सिक्योरिटी सर 1 साल देखेंगे सर। अगर 1 साल तक है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा, और 1 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा। फिर लिस्टेड बॉन्ड, सेम सर, लिस्टेड सिक्योरिटी होगी तो हमें 1 साल ही देखना है। यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अब इसको चेक कीजिए कहाँ पे फॉल कर रहा है ये, चेक कीजिए, आप बताइए कहाँ पे फॉल कर रहा है ये। ज़्यादा गए गए, यहाँ पे है, सॉरी। हाँ, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, देखिए कहाँ पे फॉल करेगा। लिस्टेड सिक्योरिटीज है, अदर देन सर यूनिट लिखा हुआ है, तो यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड वैसे तो इंक्लूड नहीं होगा। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूटीआई, जीरो कूपन, अन्य शेयर भी नहीं है सर, लैंड बिल्डिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए सर, बिल्कुल। यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड आपका आएगा 3 साल के लिए, अगर 3 साल तक है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो वो हमारा क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म
कैपिटल एसेट बन जाएगा। ओके ओके सर। फिर इक्विटी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सर इसका तो 1 साल है, 12 मंथ्स। ठीक है, ठीक। चलिए जी अब आगे चलते हैं। सेक्शन 48 जो कि हमें बताता है कि हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है, निकालना कैसे है। जैसे कि हमारा कैपिटल एसेट दो टाइप का था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वैसे ही हमारा कैपिटल गेन भी दो टाइप का निकल के आएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। ओके ओके सर। तो चलिए पहले देखते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा हमारा। ठीक है, ओके सर। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन होगा, जो भी हमारा सेल कंसिडरेशन होगा, ठीक है, सेल प्राइस आ गया, सेल वैल्यू आ गई, हाँ सर, लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉल्यू एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, जैसे ब्रोकरेज ऑन सेल। मान लीजिए मैं अपना फ्लैट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक ब्रोकर को ढूंढा, बोला कि भाई मेरा फ्लैट सेल करवा दे। तो बोलता है ठीक है मैं सेल तो करवा दूंगा, 1% लूंगा जितने का सेल होगा। मैं कहा ठीक है। तो जो 1% मैं उसको दे रहा हूँ ब्रोकरेज, वो डायरेक्टली रिलेटेड है मेरे जो फ्लैट है उससे, ठीक है, वो सेल करवा रहा है मेरे फ्लैट को, उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इस टाइप का जो भी एक्सपेंसेस है जो कि वोली एंड एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर से रिलेटेड है, जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है उससे रिलेटेड है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, ओके सर। फिर इसको माइनस करने के बाद जो सेल के साथ सेल करने में जो भी खर्चा हुआ मेरा, उसको माइनस करने के बाद निकल के आएगा हमारा नेट सेल्स कॉन्सिडरेशन। नेट सेल्स कॉन्सिडरेशन फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा फ्लैट बिका आपका, मान लीजिए 50 लाख का, ठीक है, मैंने ब्रोकर को दिया 50,000, मान लीजिए ब्रोकर को कितना दिया, 50,000, तो कितना बचा मेरा 4950, 49,50,000, ये मेरा अब निकल के आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है सर। फिर जो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन आएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में वो एसेट मैंने परचेज किया था या उसको एक्वायर किया था, जितने में मैंने उसको अक्वायर किया था, खरीदा था, परचेज प्राइस या एक्विजिशन प्राइस। ठीक है, ठीक है सर। लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या आएगा सर, मान लीजिए, मान लीजिए मैंने एक हाउस खरीदा, मैंने एक हाउस खरीदा, ठीक है, ठीक है सर, उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था आपका। तो जब मैं इसको परचेज करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में मैं इसको परचेज करूंगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने 30 लाख में परचेज किया इसको, ठीक है, तो 30 लाख मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है ये। 2-3 साल बाद मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनवा दिया, एक और फ्लोर बनवा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, हाँ सर, इसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया, फ्लोर बना दिया मैंने, फेंसिंग करवा दी, लॉन बना दिया, गैराज बना दिया, ठीक है, तो वो सारा हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कवर हो जाएगा। तो क्या क्या माइनस करेंगे, जब हम सेल करेंगे तो दोनों ही चीज़ें सेल होंगी, हाँ सर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी माइनस होएगा और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस करने के बाद जो निकलेगा हमारा, वो बचेगा, वो निकलेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर नेगेटिव में आएगा तो। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं।
फिर आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सोचिए, थोड़ा सोचिए, आज से 23-24 साल पहले, मान लीजिए 2000 में, ईयर 2000 में मैंने एक लैंड खरीदा था 10 लाख का, मान लीजिए नोएडा में। ठीक है, हाँ सर। आज उसकी मार्केट वैल्यू है लैंड की 2 करोड़ रुपए। ठीक है, 2023-24 में उसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, हाँ सर। अब बोला गया कि मैंने इसको सेल कर दिया 2 करोड़ में। 2 करोड़ वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, मैंने 2 करोड़ में इसको सेल कर दिया। बोला कैपिटल गेन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? 2 करोड़ सर, 2 करोड़ में से 10 लाख माइनस कर दिया, कितना बचा? 1 करोड़ 90 लाख रुपए। इतना कैपिटल गेन निकल के आ गया सर। इतना कैपिटल गेन निकल के आ गया, 1 करोड़ 90 लाख पे आपको टैक्स देना है, इतना गेन निकल के आया। बट क्या एक्चुअली में मेरा इतना गेन निकला है? क्या ये जस्टिफाइड है? लैंड की जो वैल्यू है साल हर साल बढ़ती जा रही है। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को ले लो आप, जो आज मिल रहा है आज से 10 साल बाद क्या उतने प्राइस का ही मिलेगा? नहीं सर, महंगा होता जाएगा। खासकर लैंड बहुत ज़्यादा महंगी होती है टाइम के साथ। तो अगर मैं इसको ऐसे निकालूं कि देखो 2 करोड़ तुमने सेल किया और उस टाइम पे 10 लाख था, तो इतने पे तुम्हें देना है, तो ऐसे ही थोड़ा परेशान हो गया क्या? क्या बात है, ऐसे थोड़ी है, मार्केट वैल्यू है इसकी 2 करोड़, तो मैं क्या एक्स्ट्रा ले रहा हूँ? हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, लैंड का भी बढ़ा है। तो गवर्नमेंट ने देखा, फिर बोला कि ठीक है, ठीक है, एक आपका, जैसे कि हमारा हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन जानते हैं, महंगाई, कोई चीज़ हर साल महंगी होती जाती है। जो आज बिस्किट मिल रहा है हमें 10 रुपए का, आप देखोगे बिस्कुट का प्राइस उतना ही है 10 रुपए, लेकिन उसमें जो बिस्किट होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सेम मैगी के साथ था, पहले आपका 10 रुपए का आता था एक पैकेट, फिर क्या किया उन्होंने, अपना जो उनका क्वांटिटी था वो कम करना स्टार्ट किया। अभी मैगी जो 10 रुपए की आती थी वो अब 14 रुपए की आती है, ऊपर से क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, प्रोडक्ट हमारे कॉस्टली होते जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट ने देखा, हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, वो एक कॉस्ट इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेके आए। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेके आए, बोला कि 2001 और 2 की वैल्यू हम 100 ले लेंगे, 100 ले लेंगे, और हर साल जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से उसका सीआई भी बढ़ता रहेगा, आपका ये इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि 2001-2 में 100 है, तो 2002-3 में ये हो गया, 3-4 में इतना हो गया। ठीक है, तो बोला कि जो ये इंडेक्स दे रखे हैं, ठीक है, आप इसका बेनिफिट लेके फिर कैलकुलेट करो। जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप उसको इंडेक्स्ड कर दो। जिस ईयर में आपने परचेज किया था, जिस ईयर में आपने परचेज किया था उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, और जिस ईयर में आपने सेल किया है उससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं सर, फिर तो दिक्कत नहीं है।
तो मान लीजिए जो 2 करोड़ ये 10 लाख है, अगर इंडेक्स लगा देते कि किस रेट से महंगाई बढ़ रही है उसका, उस साल का कितना कॉस्ट इंडेक्स रहा होगा, तो फिर क्या निकल के आती? जो हमारी कॉस्ट है, अगर हम इसको इंडेक्स कॉस्ट बना देते हैं, टाइम के साथ इसकी भी वैल्यू जो इंडेक्स दे रखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या निकल के आता? 10 लाख है सर, हाँ, 2000 खरीदा है, डिवाइड बाई 100, और 23-24 में हमने इसको सेल किया है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे निकल के आया 348000। ये बन गया हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट की जगह क्या बन गया हमारा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया। ठीक है, मतलब हमने जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स था कॉस्ट का, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी कॉस्ट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस ईयर में ट्रांसफर किया है आपने, उसका जो भी इंडेक्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड करेंगे जिस ईयर में, जिस ईयर में असेसी ने पहली बार एसेट को हेल्ड किया था, जिस ईयर में पहली बार एसेट असेसी के पास आया था। ठीक है, या फिर या फिर अगर उससे भी पहले का है, उससे भी पहले का है, तो फिर हम 2001-2 का इंडेक्स लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि हमारा जो ईयर 2001 और 2 है वो हमारा बेस ईयर है, वहां से हम इंडेक्सिंग करी है हमने, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। ये कोई प्रोडक्ट 2001-2 में 100 रुपए का था, 2002 में 2-3 में 105 रुपए हो गया, फिर 9 रुपया हो गया, 13 रुपया हो गया, 17 रुपया हो गया, इसके हिसाब से उसका प्राइस बढ़ा, मान के चलिए आप। ठीक है, तो अगर इससे भी पहले का है, इससे भी पहले हमने परचेज कर रखा, मान लीजिए 1980 में या 90 में परचेज किया है, तो उस केस में हम ये वाला लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब जिस 2001-2, या फिर या फिर अ, जब पहली बार एसेट हेल्ड किया एसएससी ने, दोनों में से जो भी लेटर हो, जो भी लेटर हो, वो हम उस ईयर का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर 2001 या 2 के बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस ईयर का लेंगे, लेकिन अगर इससे पहले का है तो फिर बेस ईयर का लेके चलेंगे 100। ओके, ओके सर, चलिए। तो इसमें भी सेम करेंगे, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, लेस कर देंगे एक्सपेंडिचर वोली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, वो भी माइनस कर देंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। हाँ सर, यहाँ पे लेकिन माइनस करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने पढ़ा था उसका यहाँ पे इम्पैक्ट हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद माइनस करने के बाद जो बचा हमारा, वो हमारा बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये था हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कब कैसे कैलकुलेट करेंगे। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे सर? कॉस्ट लेंगे जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सर, डिवाइड कर देंगे जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट किया। कहने का मतलब वो एसेट जो मैं आज से 20 साल या 23 साल पहले खरीद रहा हूँ, वो अगर मैं आज खरीदता, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू लाने के लिए मुझे उसका कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। सेम इम्प्रूवमेंट के केस में, जो मैं इम्प्रूवमेंट उस टाइम पे कर रहा हूँ, ठीक है, आज से 20 साल पहले कर रहा हूँ, अगर आज के टाइम पे वो इम्प्रूवमेंट करता, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर बनवाया तो उस टाइम मान लीजिए कितना 10 लाख लगा आपका या 15 लाख लगा, अगर वही फ्लोर में आज के टाइम पे बनाता तो मुझे कितना पैसा लगता, किस वैल्यू पे
बनता, कि क्या कॉस्ट निकल जाती। तो पैरिटी पे लाने के लिए हमें उसका इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। ओके ओके सर। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ सॉरी सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर किया, डिवाइड कर देंगे सीआईआई ऑफ ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस, जिस ईयर में आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा वो ले लेंगे, तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नोट, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड विल नॉट बी अलाउड। अगर कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है सिक्योरिटीज के ऊपर, तो उसकी डिडक्शन इसमें अलाउ नहीं होगी। ठीक है, कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। ठीक है, ठीक है सर। किसके ऊपर लगता है ये सर? सिक्योरिटीज के ऊपर, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं उनके ऊपर लगता है आपका। benefit of indexation will not be available in respect of long term capital gain from a transfer of bond or debenture। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, कैपिटल गेन निकल के आएगा बॉन्ड और डिबेंचर के ऊपर, उसके ऊपर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसका वैल्यू होता है वो सेम ही होता है आपका। जो ये रिडम्पशन वैल्यू होता है बॉन्ड डिबेंचर का, वो जो फेस वैल्यू होता है उसी पे रिडीम होते हैं, इसमें कुछ खास चेंज आता नहीं है, तो इंडेक्सेशन का इसमें बेनिफिट मिलेगा नहीं। एक्सेप्ट, लेकिन दो केसेस में मिलेगा। अगर वो है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है, क्या है? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है अगर, तो उस केस में हमें बेनिफिट मिल जाएगा इंडेक्सेशन का। नॉर्मल केस में बॉन्ड और डिबेंचर के ऊपर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है, नाम में ही इंडेक्स लिखा हुआ है, तो उस केस में आपका उसके ऊपर बेनिफिट मिल जाएगा। और 7 गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, टाइम टाइम पे आपने देखा होगा कि जो आरबीआई है गोल्ड बॉन्ड इशू करती रहती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेपर फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पेपर फॉर्म नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड जिसको बोलते हैं, कि जैसे आप 8 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते, 8 साल तक पैसा निकाल नहीं सकते। और इसके ऊपर 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इन्वेस्ट कर दिया, हाँ सर, जब 8 साल बाद ये रिडीम होगा तो उस टाइम पे जो सोने का भाव चल रहा होगा, अभी जो सोने का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपने खरीद लिया, 8 साल बाद जो भी सोने का रेट होगा, अगर प्लस में गया तो आपका फ़ायदा, लॉस में गया तो आपका नुकसान। उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा जब रिडीम होगा ये, तो उसके हिसाब से आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे उस रेट से। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर 7 गोल्ड बॉन्ड है आरबीआई का, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी हाल में भी गवर्नमेंट ने एक, आरबीआई ने एक गोल्ड बॉन्ड निकाल रखा है 12 से 16 फरवरी के बीच में, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड करेंसी कन्वर्जन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द लॉन्ग टर्म capital gain arising from a transfer of following asset, refer to section 112A। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, किससे? फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड बोथ एट अ टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और उसका टैक्स जा रहा है हमारा अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में हमें उसका
इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। किसमें? इक्विटी शेयर इन अ कंपनी जिस पे एसटीटी पे हो रखा है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी, और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसके ऊपर एसटीटी पे हो रखा है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, मतलब सेल के ऊपर। ओके, तो अगर इनके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है तो इन केसेस में आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। चलिए, नेक्स्ट है आपका द इंटरेस्ट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B और सेक्शन 80EE और 80EEA would not be included in the cost of acquisition or cost of improvement while computing capital gain on transfer of house property। कहने का मतलब, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कोई लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, चाहे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसका डिडक्शन ले रहे हैं हम, या फिर डिडक्शन ले रहे हैं 80EE और 80EA के अंदर इंटरेस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का, तो जितना हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाँ सर, उसके ऊपर अगर हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 24B या फिर 80EE या फिर 80EEA, तो जितना डिडक्शन क्लेम करेंगे वो हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब हमारा डिडक्शन का चैप्टर आएगा। ओके ओके, अभी के लिए मान के चलिए कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिसका डिडक्शन हम इन सेक्शंस के अंदर ले रहे हैं, तो हमारा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा अंदर कैपिटल गेन। ओके ओके सर, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा, पॉइंट नंबर 5, अगर असेसी ने कोई एसेट अक्वायर करी है 1 अप्रैल 2001 से पहले, 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उस केस में जो उस एसेट का कॉस्ट था और एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ 1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। एसएससी को ऑप्शन दे रखा है, लेकिन एसएससी कौन सा चूज करेगा? जिसमें कॉस्ट आपकी ज्यादा हो रखी होगी। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी खरीदता है, कैपिटल एसेट खरीदता है 1 अक्टूबर 1987 में। ठीक है, कितने का खरीदता है सर? मान लीजिए 10 लाख का खरीदता है। ठीक है, परचेज करता है कैपिटल एसेट 1 अक्टूबर 98 को 10 लाख का, उसकी एफएमवी है ऑन 1 अप्रैल 2001। एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, कि अगर हम उस एसेट को इस दिन बेचेंगे तो हमें कितना प्राइस मिल जाएगा। मान लीजिए उस दिन है इसकी वैल्यू 15 लाख, तो एसएससी को ऑप्शन दे दिया कि दोनों में से आप जिसको भी चाहें चूज कर सकते हो। तो किस में फायदा होगा आपका? प्रॉफिट किस में कम होगा सर? जिसमें कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा उसमें प्रॉफिट कम होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा एसएससी उसको चूज करेगा, लेकिन एसएससी के पास ऑप्शन है, तो हमेशा वो हायर को ही चूज करेगा। जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगा उस वहीं पे प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, है ना? हाँ सर। अब मान लीजिए यहाँ पे 15 की जगह 8 लाख होता तो फिर एसएससी ये चूज करता। तो कहने का मतलब, जहाँ पे एसएससी 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई एसेट अक्वायर करता है इस दिन से पहले, उस केस में हमें कॉस्ट ऑफ एसेट और एफएमवी एज ऑन
1 अप्रैल 2001, दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमें लेना है, चाहे कॉस्ट या एफएमवी, जो दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। ओके ओके सर। Where the capital asset become the property of assessee. Before 1st April 2001, cost of acquisition means cost of asset to the assessee or FMV as on 1st April 2001 at the option of assessee. ऑप्शन को assessee को ऑप्शन दे रखा है, लेकिन किसी को भी आप ऑप्शन दोगे, ठीक है, कि एक जगह आपकी कॉस्ट 10 रुपये आ रही है, एक जगह 15 रुपये आ रही है, और आपका सेल प्राइस 20 रुपये है, तो कोई भी अपना प्रॉफिट कम दिखाएगा, उस पर कम टैक्स देना चाहेगा, तो इसीलिए दोनों में जो भी हायर होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है तो हम उसको नील लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा 1/4/2001 की जो एफएमवी होगी उसमें कवर हो रखा होगा। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ओके ओके सर। 7th में मैंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस दे रखे हैं, इंडेक्स दे रखे हैं कि इसमें 2001-2 हमारा बेस ईयर है, ठीक है, हर साल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये टेबल बनी है आपकी, ठीक है। मान लीजिए अब कोई एसेट हमने 2003 में खरीदा, 3-4 में, ठीक है, और सेल कर रहे हैं 23-24 में, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लाने के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पैरिटी पे आ जाएगा। जो कॉस्ट हमने यहाँ पे इनकर करी, अगर उसी कॉस्ट को आज के टाइम पे हम मैं इनकर करता उसी चीज़ को बनाने में, ठीक है, मान लीजिए एक फ्लैट खरीदा है यहाँ पे, उसी फ्लैट को आज खरीदता तो कितने का पड़ता, तो सिंपल सी बात है 109 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 23-24 का जो भी इंडेक्स है उससे, ठीक है। ठीक है सर, चलिए चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। जी सर। एग्जाम्पल 2, मिस्टर ए परचेज्ड हाउस ऑन 1 जनवरी, इसको 21 की जगह 22 कर लीजिए, ₹4 20 लाख एंड कंस्ट्रक्ट अ एडिशनल फ्लोर on it on 1st June 22 for ₹5 lakh and sold it on 15th December 23 for 40 lakh. Brokerage on sale was 1 लाख paid by Mr. A. तो कैपिटल गेन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, उसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वो जो एसेट है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। कब परचेज किया इसने सर, 1 जनवरी 2022 को, वहां से लेके ट्रांसफर कब किया है, सोल्ड कब किया है, 15/12 को, तो जिस दिन ट्रांसफर किया उससे एक दिन पहले 14/12/23। कितना साल हो रहा है सर, 2 साल नहीं हो रहे। बिल्डिंग के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कितना देखेंगे हम सर, 2 ईयर्स देखेंगे। अगर 24 महीने तक है तो हमारा शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो क्या ये 2 साल एक्सीड कर रहा है, आंसर इज नो। 23-24, एक एक 24 को हमारा ये 2 साल कंप्लीट करता है, तो 2 साल कंप्लीट नहीं कर रहा है, 2 साल कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है जी सर। तो अब चलिए निकालते हैं। हाँ सर। सेल्स कंसिडरेशन कितनी है सर, 40 लाख। कितने में सोल्ड किया सर, 40 लाख का। कोई एक्सपेंस है ट्रांसफर पे, हाँ सर, ब्रोकरेज पे किया सर। ट्रांसफर कितना है सर, 1 लाख रुपए, ठीक है, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगा, नेट सेल्स
कंसिडरेशन कितना निकल गया है सर? 13 लाख रुपीज। उसमें से माइनस होगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, तो इस केस में हमारा क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कितनी है सर? 20 लाख रुपीज। फिर सर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है कोई? हाँ सर, उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया है सर, तो वो हमारे चला जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। कितना है सर? 5 लाख। तो माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना आया? 39 में से 25 माइनस कीजिए। सर ये आया हमारा 14 लाख। ठीक है, ठीक है सर। अब चलिए एग्जाम्पल 3 करते हैं। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्या चेंज कर दिया सर? उसने घर खरीदा है, डेट नोट कर लेते हैं, 1/1/2016 को, और इम्प्रूवमेंट हुआ है 1/6/2020 को। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब फिर से सॉल्व करते हैं। थ्री सॉल्यूशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालिए, कितनी आएगी सर? 1/1/2016 से लेके 14 दिसंबर 2023 तक। तो ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म? सर ये निकल के आएगा हमारा 2 साल से ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। चलिए लॉन्ग टर्म के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स कंसिडरेशन कितनी? 40 लाख। इसमें तो कोई चेंज है नहीं। लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। माइनस करने के बाद क्या आएगा? नेट सेल्स, नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 13 लाख रुपीस। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? 20 लाख का खरीदा होता उसने, कब खरीदा था? उस साल को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस साल में सेल किया है इसने, उस साल के CII से। चलिए देखते हैं। खरीदा है इसने 16 में, 1 जनवरी, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा ये? सर 15-16। तो 15-16 का देखते हैं क्या है, CII क्या है 15-16 का? सर 256 है, 256। और 23-24 में सेल किया इसने, इसका है 348।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया 254 और ये 358। जिस ईयर में हमने ट्रांसफ़र किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जिस ईयर में हमने परचेज़ किया था, ठीक है, जिस ईयर में हमने परचेज़ किया था उसका सीआईई यहाँ पे आ जाएगा। और अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। तो सॉल्व कीजिए, कितना आता है। क्या सर, 2740157। ठीक है, फिर निकालेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कितना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे था सर, 5 लाख। कब किया है हमने सर, 1 जून 2020 को। तो ये आएगा हमारा 2021 का क्या है इंडेक्स, वो देख लेते हैं। जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जिस ईयर में सेल किया हमने। तो इम्प्रूवमेंट कौन से ईयर में किया है, 2021 में, 301। ठीक है, ठीक है सर। 500 इंटू 5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 301। यह है हमारा 578073। कितना आता है माइनस करने के बाद, 581770। यह अब गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, ओके सर। और नेगेटिव आता तो सर लॉस आ जाता। ठीक है, चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर, अगला में क्या है, मिस्टर ए परचेज हाउस ऑन 1 जनवरी 98। इस बार उसने परचेज किया है 1 अप्रैल 2001 से पहले। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में सर जो कॉस्ट लेंगे जितने में उसने परचेज किया था वो, और एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में जो भी हायर होगा वो हम कॉस्ट मान के चलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर 2 लाख रुपीज। कंस्ट्रक्ट एडिशनल फ्लोर ऑन इट ऑन 1 जून 2020 फॉर 5 लाख एंड सोल्ड इट टू। बाकी सारा सेम है आपका, बाकी सारा सेम है। एफएमबी और एडिशनल आ गया 1/4/2001 को 3 लाख रुपए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या निकल के आएगी, 1 जनवरी 98 टू 14 दिसंबर 23। क्या बनेगा हमारा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पार्टिकुलर अमाउंट, सेल्स कंसिडरेशन। कितना है सर, 40 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है सर, 1 लाख रुपए। नेट सेल कंसिडरेशन कितना है, सर 39 लाख रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें निकालना है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे सर। तो माइनस कर देते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ठीक है सर। और इधर माइनस कर देते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। माइनस करने के बाद जो आएगा हमारा क्या बन जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस। तो इस केस में जो इसने एसेट परचेज करी है वो आपका बिफोर 1 अप्रैल 2001 है। तो उस केस में जो परचेज प्राइस है, जो कॉस्ट है एसेट की, वो या फिर एफ एम बी एज ऑन 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2001, दोनों में जो भी हायर होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो कॉस्ट था हमारा 2 लाख 98 में जो परचेज किया था, और एफ एम बी है 3 लाख। 1 अप्रैल 2001 को एफ एम बी कितनी है, 3 लाख रुपए, और कॉस्ट है 2 लाख 98 में जब परचेज किया उसने। दोनों में से हायर कौन सा है, था 3 लाख। ठीक है, एफ एम बी है 3 लाख और 2 लाख में इसने परचेज किया है, तो 3 लाख। तो 3 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ क्या बन जाएगा, एक्विजिशन बन जाएगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 348 डिवाइड बाई किससे करेंगे सर? हमारा बेस ईयर सर 2001-2 से स्टार्ट होता है, उससे पहले का होगा तो भी हम 100 से ही करके चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2001 से पहले है तो हम नेगेटिव कर देंगे, नहीं। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो उसके लिए भी बेस हमारा 100 ही चलेगा। ठीक है, 100 ही चलेगा। ओके, ओके सर। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये हमारा है 10,44,000, और ये तो आपका सेम आएगा जो उधर निकला 5 लाख इंटू, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, 301। तो ये आ गया हमारा 39 माइनस 10,44,000 578,073 2277927। ये हमारा निकल के आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ठीक है सर। इसको एग्जाम्पल 5 कर लीजिए। अब देखते हैं 5 में क्या है। मिस्टर ए परचेज्ड हाउस ऑन 1 जनवरी 98 फॉर 2 लाख रुपीज एंड कंस्ट्रक्ट एडिशनल फ्लोर ऑन इट ऑन 1 जून 2000। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले इम्प्रूवमेंट कराया है। तो जहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2001 से पहले इम्प्रूवमेंट कराया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड सोल्ड इट ऑन 15 दिसंबर 23 फॉर 40 लाख रुपीज। ब्रोकरेज 1 लाख रुपए और एफ एम बी है 3.5 लाख रुपीज। तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है। चले जी आगे चले। हाँ सर, नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट। वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी
सिलेबस में है तो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, नॉन रेसिडेंट के केस में एक स्पेशल प्रोविजन है। क्या सर? अगर कोई नॉन रेसिडेंट अपना फॉरेन करेंसी लेके इंडिया में आता है और उससे इंडिया में शेयर या डिवेंचर खरीदता है, किसके शेयर डिवेंचर? इंडियन कंपनी के। तो उस केस में हम जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे वो उसी की करेंसी में करेंगे। जैसे मान लीजिए यूएसडी डॉलर लेके आया वो, ठीक है, यूएस डॉलर लेके आया, तो जो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे वो उसी की करेंसी में करेंगे, यूएस डॉलर में। फिर जितना कैपिटल गेन निकल के आएगा हमारा, सेल को उसकी करेंसी में करके, एक्सपेंडिचर को उसकी करेंसी में करके, माइनस करके जितना हमारा कैपिटल गेन निकल के आएगा यूएसडी में, उसको फिर हम रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में और उसके ऊपर फिर टैक्स लगाएंगे। ओके। ओके सर। In case of non-resident who invest foreign exchange to acquire capital asset, capital gain arising from the transfer of share or debenture of Indian company. क्या कंडीशन है? फॉरेक्स लेके आना चाहिए उसको, और कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? शेयर या डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी में। तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड wholly and exclusively in connection with the transfer and the full value of consideration are to be converted into the same foreign currency with which such share are acquired. मान लीजिए यूएस डॉलर में खरीदता है तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। सर ठीक है, कन्वर्ट तो कर देंगे, सर रेट क्या लेंगे? रेट के लिए बोला गया है, रेट के लिए बोला गया है, फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे एवरेज ऑफ टीटी बाइंग रेट एंड टीटी सेलिंग रेट। जो फॉरेक्स जिसमें करेंसी एक्सचेंज होती है वो बाइंग रेट और सेलिंग रेट दिया होगा हमें, तो उसका एवरेज कर लेंगे। अब किस किस डेट को करेंगे सर? सेल के लिए करेंगे, जिस दिन सेल हुआ उस दिन का जो रेट होगा। जिस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के लिए, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन का लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जिस दिन सर परचेज किया उस दिन का एवरेज लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर जो निकल के आएगा, जो निकल के आएगा उसको, उस कैपिटल गेन या लॉस को हम फिर से रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में। किस रेट पे? टीटी बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। द रिजल्टिंग कैपिटल गेन shall be reconverted into a Indian currency by applying टीटी बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर के दिन जो भी टीटी बाइंग रेट होगा उसको मल्टीप्लाई करके हम दोबारा से इंडियन करेंसी में कैपिटल गेन निकाल लेंगे। ओके। ओके सर। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो इधर ही निकल जाएगा, चलिए इधर ही निकाल लेते हैं। सेल कितनी है? ये इधर निकाल लेते हैं, रुक जाइए। इसने क्या खरीदा है? X, a non-resident foreign citizen purchased 50,000 preference share in Lotus Limited, an Indian company, at the rate of 12 per share. Brokerage paid rupee 1 per share on 17 August 2001 by remitting USD 4 from US. These shares were sold for rupees 28 per share on फरवरी 13 2024। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसने 50,000 प्रेफरेंस शेयर खरीदा है 12 के हिसाब से, ठीक है। सेल कितना किया है? 50,000 इंटू 28 रुपये के हिसाब से। और ब्रोकरेज यहाँ पे 1 रुपये है तो ये कॉस्ट बन जाएगी, ये 13 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और सेल में ब्रोकरेज इसने 1.5 रुपया पे किया है। ये हो गया ब्रोकरेज ट्रांसफ़र के लिए। ये सेल कंसिडरेशन
और ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 12 + 1 रुपया। ठीक है, ठीक है सर, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। हाँ सर। सेल कंसिडरेशन कितना निकलेगा सर? 50,000 इंटू 28, 28 ये निकल के आया सर हमारा 14 लाख। ये है हमारा इंडियन रुपीज में, हमें इसको कन्वर्ट करना है यूएसडी में। किस रेट पे? किस रेट पे सर? एवरेज ऑफ जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन का टीटी बाइंग रेट और सेलिंग रेट का एवरेज। तो इसका एवरेज कीजिए, इसका एवरेज कीजिए, कितना आता है? 82.59 प्लस 83.44 डिवाइड बाई 2, यह आया हमारा 83.015 और ऊपर वाला आया प्लस 49.1, यह आया हमारा 47.70। ठीक है, ये ट्रांसफ़र वाले दिन का है और ये परचेज वाले दिन का है। तो ट्रांसफ़र वाले दिन से हम करेंगे जिस दिन सेल हो रहा है। हाँ सर, 83.015 कितना आया? अभी यूएसडी में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आया हमारा सर 50,000 इंटू 28 डिवाइड बाई 83.01 16864 16864.42। ठीक है, अब माइनस कर देंगे हम इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र। कितना है सर? 1.5 रुपया। 50,000 इंटू 1.5 रुपया डिवाइड बाई किससे करेंगे सर? इसी रेट से जिस दिन एक्सपेंस हुआ उसका एवरेज ले लेंगे, टी टी बी आर और टी टी सेलिंग रेट का। 50,000 इंटू डिवाइड बाई 83.015, यह है हमारा 903.45। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 50,000 इंटू कितने में खरीदा था सर? 13 रुपये में, 1 रुपये ब्रोकरेज भी इंक्लूड करके, डिवाइड बाई एवरेज ऑफ टीटी बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ जिस दिन हमने शेयर परचेज किया था, प्रेफरेंस शेयर उसने परचेज किया था। तो 50,000 इंटू 13 डिवाइड बाई 48.7, ये आ गया हमारा 13347। तो माइनस कर दीजिए, कितना आता है? यह है हमारा 2613.97। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन यूएसडी। अब इसको हमें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो 2613.97 को ट्रांसफ़र वाले दिन जो बाइंग रेट होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसफ़र वाले बाइंग रेट से 82.59 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आएगा किससे मल्टीप्लाई करना था? क्या रेट था?
82.59 82.59 ट्रांसफर वाले दिन जो बाइंग रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम कैपिटल गेन को रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में। 82.59 यह है हमारा 215887। ठीक है, ठीक है सर। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके, थैंक यू।